अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ़ जो है वो एन्जॉय कर रहे होंगे। मैं अपनी आज की वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियो में डॉक्टर अरशद नदीम अवान आपको खुशामदीद कहता है। मेरा आज का टॉपिक है पोस्ट सी सेक्शन यूट्राइन चेंजेज़ ऑन अल्ट्रासाउंड। सी सेक्शन जो है वो ऑप्ट किया जाता है जब वेजाइनल डिलीवरी ना हो सके या पेशेंट खुद उसकी चॉइस हो कि वो सी सेक्शन ऑप्ट करे या किसी और कॉम्प्लिकेशन की वजह से सीज़ेरियन सेक्शन जो है वो ऑप्ट किया जाए, तो उस पे कुछ चेंजेस आती हैं। अल्ट्रासाउंड बहुत इम्पॉर्टेंट और रिलायबल मेथड है कि वो सी सेक्शन स्कार और सी सेक्शन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो है वो पिक कर सके। अब सिज़ेरियन सेक्शन जो है वो अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे हमें किस तरीके से नज़र आएगा, नॉर्मल सिज़ेरियन सेक्शन किस तरीके से होता है और इसकी फ़र्दर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं। अर्ली दिनों में अगर आप पोस्ट सिज़ेरियन सेक्शन अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो आपको स्कार के अंदर थोड़ा-सा फ्लूइड नज़र आएगा, ये बिल्कुल नॉर्मल है। या आपको कैल्सिफिक फोकाई नज़र आएँगे, थोड़े एयर बबल्स होंगे जो कि कैल्सिफिक फोकाई की तरह नज़र आते हैं या ब्राइट रिफ्लेक्टिव इकोज़ नज़र आएँगे। तो ये दूसरी फाइंडिंग है। इसके साथ-साथ आप सुचर्स जो है वो पिक कर सकते हैं, आपको सुचर जो है वो भी आसानी के साथ उसके ऊपर नज़र आ सकते हैं। ये तो अर्ली डेज़ की चेंजेज़ हैं। ये चेंजेज़ कितने वक़्त तक रहती हैं, ये कोई ख़ास बात इसके बारे में नहीं की जा सकती। कुछ कहते हैं कुछ हफ़्तों तक रहेंगे, कुछ महीनों तक रहते हैं, बाज़-औक़ात बाज़ लोगों में काफ़ी अरसे तक देखने में आते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप यूट्रस को देखें तो काफ़ी सालों बाद भी आपको यूट्राइन लोअर सेगमेंट के ऊपर ट्रांसवर्स सेक्शन में जो है स्कार नज़र आएगा, तो इसको सी सेक्शन स्कार कहते हैं। सी सेक्शन स्कार की कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि उसमें कभी-कभी हेमाटोमा डेवलप हो जाता है या कभी कोई इन्फेक्शन हो सकता है या हाइपरट्रॉफिक चेंजेस जो हैं वो आ सकती हैं। अगर सिज़ेरियन सेक्शन स्कार बहुत बड़ा है तो यूट्रस के रप्चर का चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसीज़ में। इसके साथ-साथ जो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि जिसे ब्लैडर फ्लैप हेमाटोमा कहते हैं। ब्लैडर फ्लैप हेमाटोमा का मतलब लोअर यूट्राइन सेगमेंट और ब्लैडर के दरमियान जो एरिया है उसमें अगर कोई हेमाटोमा डेवलप हो जाए तो उसको ब्लैडर फ्लैप हेमाटोमा कहते हैं। और दूसरा हेमाटोमा उसे सबफेशियल हेमाटोमा कहते हैं। रेक्टस एब्डोमिनस शीट के नीचे इमीडिएट नीचे अगर हेमाटोमा डेवलप हो जाए इसे सबफेशियल हेमाटोमा कहते हैं। तो ये दो हेमाटोमा, दो टाइप की हेमाटोमा जो है वो देखना ज़रूरी होते हैं क्योंकि इन दोनों में जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो टोटली चेंज है। अब इसकी सर्जिकल इम्पोर्टेंस कितनी है, इसके साइज़ की इम्पोर्टेंस कितनी है, लेस देन 4 सेंटीमीटर जो है वो मेडिसिनल ट्रीट हो जाता है, उसके लिए कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मोर देन 4 सेंटीमीटर ये जो है ऑप्ट किया जाता है, इसको सर्जिकल की ज़रूरत होती है। तो इसलिए पोस्ट सिज़ेरियन सेक्शन अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप रूल आउट कर सकें कि सी सेक्शन स्कार में कोई इटसेल्फ प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर कोई हेमाटोमा जो है वो डेवलप तो नहीं हो रहा। तो आपने इन दोनों को जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी रिपोर्ट के ऊपर होनी चाहिए कि सिज़ेरियन सेक्शन स्कार कितना है, आपने उसकी मेजरमेंट देनी है या उसके अंदर कोई चेंजेस हैं वो आपने देनी है या सराउंडिंग एरिया में ब्लैडर फ्लैप हेमाटोमा है या उसके सबफेशियल हेमाटोमा है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने इसके ऊपर देनी है। अब ये हमें अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे नज़र कैसे आएँगे, हम इसे किस तरीके से पिक करेंगे, ये तमाम इन्फॉर्मेशन इन इमेजेस पर मौजूद है। आप इन इमेजेस को गौर से देखें और वो तमाम पॉइंट्स हैं वो पिक करें। यकीनन आपको सहूलत होगी कि पोस्ट सी सेक्शन अल्ट्रासाउंड के कौन से पॉइंट्स हैं और हमें अल्ट्रासाउंड पर कैसे नज़र आते हैं। तो आइए ये इमेजेस देखते हैं। ये एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आपको जो है सुचर्स नज़र आ रहे हैं जो कि वाइट एरो से इंडिकेट हो रहे हैं। वाइट एरोस जो ये दिखा रहा है ये सुचर्स हैं और सुचर्स हमेशा अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे इकोजेनिक नज़र आते हैं क्योंकि इसमें ऐसे इकोजेनिक मटेरियल डाले गए होते हैं जो कि जिसकी रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ और रेडियो जो इमेजिंग में हम जो भी प्रोसीजर करें तो वो हमें ब्राइट नज़र आएँ और वो हमें रेडियो ओपेक नज़र आए। तो इसलिए ये आपको सुजर्स क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है और आपको इसकी अपीयरेंस किसी वक्त कंफ्यूज कर सकती है कि ये ऐसे लगता है जैसे कोई टाइनी कैल्सिफिक फोकाई हों इंडो मायोमीट्रियम की पैरेन्काइमा में, या ये ऐसे लगता है जैसे ये कोई फाइब्रॉइड हो उसके पैरेन्काइमा में जो है आपको कैल्सिफिक फोकाई नज़र आ रहे हों, या कभी कभी आप इसको जो है कलेक्शन
जो कि पस या एब्सिस की शक्ल में आपको नज़र आते हैं, जिसमें थोड़े से एयर बबल्स भी इसी शक्ल में नज़र आ सकते हैं। या आप इसको यूँ समझते हैं जैसे ये कोई क्रॉनिक ग्रेन्युलोमा है या हेमाटोमा है। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना। इस स्लाइड को दिखाने का बेसिक मकसद ये था कि आपको पोस्ट सर्जिकल सुचर जो हैं वो दिखाए जा सकें। आप ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे भी इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसवेजाइनल स्कैन में ये काफ़ी क्लियर नज़र आता है और आपको ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे इसको देखने से आपकी कन्फ्यूजन फाइब्रॉइड के साथ या अदर कैल्सिफिक फोकाई या एब्सिस के साथ जो है किसी हद तक क्लियर हो जाती है। तो इसलिए आपको बेहतर ये है कि ट्रांसवेजाइनल स्कैन ऑप्ट करना चाहिए। ये एक दूसरा ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और ये सीजेरियन सेक्शन जो है इसकी डिलीवरी हुई थी और उस डिलीवरी के बाद विद इन 3 वीक्स इसको जो है वो हेमाटोमा डेवलप हुआ और इस हेमाटोमा को जो है वो ब्लैडर फ्लैप हेमाटोमा कहते हैं। आप अल्ट्रासाउंड इमेज पे देखें, ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और इस इमेज पर ये ऐसे नज़र आ रहा है जैसे ये कोई फाइब्रॉइड हो। लिहाजा पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑलरेडी पेशेंट की हिस्ट्री आपके पास मौजूद होगी और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये जो है वो फाइब्रॉइड है, क्योंकि फाइब्रॉइड ज़्यादातर पेनफुल नहीं होता और ब्लैडर फ्लैप हेमाटोमा काफ़ी पेनफुल होता है और हिस्ट्री भी मौजूद होती है। तो आपने इसकी साइज़ लेनी है, आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है और मेजरमेंट में ये कि अगर 4 सेंटीमीटर से ये ज़्यादा है तो ये सर्जिकल इंटरवेंशन इसमें की जाती है और अगर 4 सेंटीमीटर से ये कम है तो फिर इसको जो है मेडिकली मैनेज किया जाता है। तो इसलिए इसकी मेजरमेंट जो है और इसका साइज़ देना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी इसकी लोकेशन है, क्योंकि पोस्ट सी सेक्शन डिलीवरी में जो है वो 2 तरह के हेमाटोमा डेवलप हो सकते हैं। एक जो है वो ब्लैडर फ्लैप हेमाटोमा होता है और दूसरा सब सीरोजल हेमाटोमा होता है। तो ये जो है इसकी एग्जांपल ब्लैडर फ्लैप हेमाटोमा की है। ये यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के दरमियान जो है डेवलप होता है, तो इसलिए इसको ब्लैडर फ्लैप हेमाटोमा कहते हैं। ये देखने से आपको लिक्विड नज़र आएगा, आपको लिक्विफेक्टिव जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो नज़र आएंगी और आप इसको आसानी से पिक कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसका साइज़ मेंशन करना है और आपने इसकी लोकेशन क्लियरली मेंशन करनी है। ये एक दूसरी ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे अगेन आपको दूसरी टाइप का हेमाटोमा दिखाया गया है, जिसे सबफेशियल हेमाटोमा कहते हैं। सबफेशियल हेमाटोमा की लोकेशन जो है ये रेक्टस एब्डोमिनस फेशिया के बिल्कुल नीचे होता है। तो अगर वो यूरिनरी ब्लैडर फ्लैप हेमाटोमा है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए जो स्कार लगाया जाएगा, जो सर्जिकल इंटरवेंशन होगी, वो डिफरेंट प्रोसीजर है। और जब सबफेशियल हेमाटोमा है तो इसका प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट है। लिहाजा आपने सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि अगर आप लोकेशन दे रहे हैं और आपको अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे जो नज़र आ रहा है वो कैसे नज़र आ रहा है। तो जो ब्लैडर फ्लैप हेमाटोमा होता है वो एंटीरियर टू यूट्रस नज़र आ रहा है और अगर आप जब सबफेशियल हेमाटोमा देखते हैं तो आप देखें यहाँ पे आपको यूट्रस टोटली अलहदा नज़र आ रहा है और ये सुपीरियर टू सब यूट्रस जो है आपको हेमाटोमा नज़र आ रहा है। यानी आपको इसकी कोई कम्युनिकेशन इतनी क्लियरली नज़र नहीं आ रही यूट्रस के साथ, तो ये सब फेशियल हेमाटोमा है। जबकि ब्लैडर फ्लैप हेमाटोमा बिल्कुल एंटीरियर टू यूट्रस होगा और आपको यूँ लगेगा कि वो यूट्रस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये दोनों डिस्टिंग्विशिंग फ़ीचर हैं। तो आपने पहले तो डिस्टिंग्विश करना है कि ये सब फेशियल हेमाटोमा है या ब्लैडर फ्लैप हेमाटोमा है। जिस तरह इस एग्जांपल में, इस स्कैन में आपको ब्लैडर फ्लैप हेमाटोमा क्लियरली दिखाया गया, इसमें आपको ब्लैडर फ्लैप हेमाटोमा के साथ साथ सब फेशियल हेमाटोमा क्लियरली दिखाया जा रहा है। और दूसरी ये कि आपने इसका साइज़ मेंशन करना है कि साइज़ 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो सर्जिकल इंटरवेंशन है और अगर 4 सेंटीमीटर से कम है तो फिर उसकी मेडिकल मैनेज किया जाता है। ये एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नॉर्मल सी सेक्शन स्कार दिखाया गया। ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सारे क्लिनिशियन इस चीज़ को बाज़ औक़ात इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास पेशेंट की हिस्ट्री मौजूद है तो फ़ौरन आप फोकस करते हैं कि कहीं से आपको यूट्रस के ऊपर जो है वो सी सेक्शन स्कार नज़र आ जाए, जिसमें आपने जो है उसकी कंफर्मेशन देनी होती है कि ये बिल्कुल ठीक है, कोई इसके अंदर प्रोलिफ्रेशन तो नहीं हुई हुई। क्योंकि अगर सिसेरियन सेक्शन स्कार जो है वो बहुत बड़ा हो या प्रोलिफ्रेशन उसमें ज़्यादा हुई हुई हो
तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में यूट्रस के रप्चर का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको बहुत केयरली सी सेक्शन स्कार को जो है वो मॉनिटर करना होता है। आप देखिए वाइट एरो इंडिकेट कर रहा है स्मॉल एरिया है, तो आपने इसका सबसे पहले लेंथ और वेड्थ दोनों देनी होती है। लेंथ भी देनी है, वेट देनी है। वेट में ये होता है कि हमें पता लगता है कि कितना एरिया, कितना गैप है जो कि इसमें फाइब्रस टिश्यू जो है वो डिपॉजिट हुए हुए हैं। तो आप ये देखें, ये आपको एक क्लियरली लोअर यूट्राइन सेगमेंट के ऊपर सी सेक्शन स्कार जो है वो नज़र आ रहा है, वाइट एरो इंडिकेट किया हुआ है। तो इस तरीके से ये पतली सी लाइनिंग जो है एनेक्विक लाइन जो है आपको स्कार की नज़र आ रही है। तो ये नॉर्मल सी सेक्शन स्कार है अल्ट्रासाउंड पर। ये एक दूसरा स्कैन जो है वो ट्रांसवेजाइनल आपको दिखाया गया है। ये वही सी सेक्शन स्कार है, लेकिन इस सी सेक्शन स्कार पे आप अगर पेशेंट को एंगुलेशन करेंगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा जैसे ये मैस है। आप देखें ये दोनों वाइट एरो जो इंडिकेट कर रहे हैं और ये यूँ लग रहा है जैसे ये मैस है। आप इसमें जो है फाइब्रॉइड के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन दरअसल ये सूडोमास है, ये रियल मैस नहीं है। इसलिए अगर आप इसको अल्ट्रासाउंड पे ट्रांसएब्डोमिनल पे देख रहे हैं तो आप ज़ाहिर से डाउटफुल होंगे कि ये फाइब्रॉइड है, लेकिन अगर आप इससे ट्रांसवेजाइनल पे देख रहे हैं तो फिर आपको थोड़े से एंगुलेशन से अंदाज़ा होगा कि ये फाइब्रॉइड नहीं है, ये सूडोमास है। और आपके पास अगर पेशेंट की हिस्ट्री क्लियरली मौजूद है कि पेशेंट का सी सेक्शन हुआ है, तो वो सी सेक्शन स्कार की जगह पर आपको ये मैस नज़र आ रहा है, तो ये दरअसल सूडोमास है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो बेहतर यही होता है कि आप अपनी रिपोर्ट पर डिफरेंशियल मेंशन करें कि ये जो फाइंडिंग्स हैं ये यूँ नज़र आ रही है सूडोमास है, ये इल डिफाइंड फाइब्रॉइड भी हो सकता है, लेकिन कीपिंग द पेशेंट हिस्ट्री इन व्यू दिस में लाइकली भी सी सेक्शन स्कार, तो सी सेक्शन स्कार आप मेंशन करेंगे। ये एक दूसरी स्लाइड आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाई गई है। ये पी जो है वो सूडोमास को जो है वो इंडिकेट कर रहा है, वाइट एरिया जो है, वाइट एरो जो है वो उसको इंडिकेट कर रहा है। अल्ट्रासाउंड इमेज पे ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन है, इसके ऊपर अगेन आपको ये हाइपोइक्विक सा मैस नज़र आ रहा है जो कि सूडोमास है। ये दरअसल फाइब्रॉइड नहीं है। इस जगह की जो मायोमीट्रियल पैटर्न है, जो फेब्रिलर पैटर्न है, वो पोस्ट सर्जिकल इंटरवेंशन की वजह से थोड़ा सा चेंज होकर आपको यूँ नज़र आ रहा है जैसे कि ये मैस है और जैसे कि ये फाइब्रॉइड है। ये पेशेंट की हिस्ट्री आप जब लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट पर जो है ये सीजेरियन सेक्शन स्कार है या सीजेरियन सेक्शन पोस्ट सी सेक्शन चेंजेस है। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है और पेशेंट की ब्लीडिंग हिस्ट्री है और कोई ऐसी हिस्ट्री है जो आपको कंफ्यूज कर रही है, तो आप फिर इसमें अपनी डिफरेंशियल दे सकते हैं कि पॉसिबल डिफरेंशियल ये है कि कोई इल डिफाइंड फाइब्रॉइड भी हो सकता है, ये सूडोमास नज़र आ रहा है, ये पोस्ट सी सेक्शन मायोमीट्रियल चेंजेस भी जो है वो हो सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप अपनी डिफरेंशियल पर, अपनी रिपोर्ट पर जो है वो क्लियरली मेंशन कर दीजिएगा। ये एक दूसरी स्लाइड ट्रांसवेजाइनल स्लाइड आपको दिखाई गई है। आप देखें तो ये वाइट एरिया जो है वो स्मॉल फ्लूइड जो है वो इंडिकेट कर रहा है। ये स्मॉल फ्लूइड दरअसल सीजेरियन सेक्शन स्कार के अंदर है। कभी कभी आप किसी वक्त हिस्टेरोग्राफी कर रहे होते हैं या अगर आपने यूरिनरी आपने इंडोमेट्रियम में कोई जो है वो फ्लूइड इंस्टिल कर दिया है ताकि आप उसको इंडोमेट्रियल मैस देख सकें या इंडोमेट्रियल पॉलिप दे सकें, तो इस प्रोसीजर के दौरान जो फ्लूइड है वो ग्रेविटेट कर जाता है इस सीजेरियन सेक्शन स्कार के अंदर, वो आपको इस तरीके से नज़र आ सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से इसके अंदर कुछ कलेक्शन जमा हो सकती है, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी इसमें ये हो सकती है कि इसके अंदर हेमाटोमा डेवलप हो सकता है। कोई ट्रॉमा की वजह से इस सीजेरियन सेक्शन स्कार के अंदर कोई फ्लूइड या ब्लीड अगर हो जाए तो भी आपको इस तरीके से नज़र आती है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आपके सामने होती हैं। तो इसमें यह है कि आपने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। अगर वो कोई रिसेंटली सर्जिकल प्रोसीजर या इंटरवेंशनल प्रोसीजर या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर उसने इंडोमेट्रियल कैविटी के लिए किया है या यूट्रस पे किया है, तो मोस्ट लाइकली है कि ये सेकेंडरी टू दीज डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशनल प्रोसीजर जो है वो फ्लूइड आपको नज़र आ रहा है।
और अगर नहीं तो फिर आप देखते हैं पेशेंट की फिर भी हिस्ट्री लेंगे, कोई पेनफुल हिस्ट्री है, कोई पायरेक्सिया है, फीवर है, तो फिर या तो ये इन्फेक्टिव मटेरियल हो सकता है या फिर ये पोस्ट ट्रॉमेटिक हेमाटोमा आपको नज़र आएगा। जी दोस्तों, तो ये था पोस्ट सी सेक्शन स्कार चेंजेस ऑन अल्ट्रासाउंड इमेजेस। तो यकीनन आपको इन इमेजेस के देखने से अंदाज़ा हो गया होगा कि सी सेक्शन स्कार हमें नॉर्मली कैसे नज़र आता है, अगर हेमाटोमा हो तो कैसे नज़र आ जाता है। एक और बात बताता चलूँ कि ये स्कार जो है हाइपरट्रॉफीज़ की होती है और इसकी थिकनेस लेना बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि कभी-कभी जो है वो इस थिकनेस की इम्पोर्टेंस इसलिए होती है कि कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी में अगर इस स्कार की थिकनिंग काफ़ी ज़्यादा है तो रप्चर के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, या सी सेक्शन स्कार की प्रोलिफरेशन तो जो नहीं हुई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट होता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। दूसरा, आप हेमाटोमा को कैसे पिक करेंगे, आपको दोनों ब्लैडर फ्लैप हेमाटोमा और सबफिशियल हेमाटोमा के बारे में जो है इस अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे काफ़ी डिटेल के साथ बता दिया गया। एक और पॉइंट मेंशन करना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि पोस्ट सी सेक्शन के बाद पेशेंट में डिस्मेनोरिया बहुत कॉमन होता है। पेशेंट जो है वो पेल्विक पेन की कॉम्प्लिकेशन उसमें कंप्लेन ज़्यादा करता है और इनफर्टिलिटी की कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है पोस्ट सी सेक्शन चेंजेस जो हैं वो देखने में मिलती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये इमेजेस आपको जो है वो ज़रूर आपकी नॉलेज एनहांस करेंगे, आपको आसानी होगी आइंदा पिक करने के लिए, और ये तमाम फिर इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। किसी दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और मेरी वीडियो देखते रहिएगा। अल्लाह निगहबान।